क्या है? हाँ, पीछे क्यों देख रहे हैं? आपको आए कर रहा हूं मैं। आज आपकी पहली क्लास है, तो अब मैं किसको बोलूंगा जिसकी पहली क्लास है? हाँ, क्या हाल है? बढ़िया। ये चीज अच्छा सवाल है कि प्रोटीन अगर ज्यादा हो जाए शरीर में तो क्या नुकसान होगा? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कैंसर से कोई लेना देना नहीं। कैंसर का तो देखो एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं मालूम हमको। हमको इतना मालूम है कि जो सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाली जीन्स है उनमें म्यूटेशन होता है। अब वो म्यूटेशन रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, बहुत सारे कारण है जिससे हो सकता है। ज्यादा प्रोटीन, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एक आदमी को ऑन एन एवरेज कितना प्रोटीन लेना होता है? शरीर का आपका जितना वेट है ना उतना ग्राम। आपका वेट 50 ग्राम, 50 किलो, मतलब ग्राम नहीं, अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है तो 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। 60 किलो वेट है तो 60 ग्राम। जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, जो जनरली वेजिटेरियन डाइट में नहीं आ पाता। मतलब आप दिन में क्या खा रहे होगे? दाल भी, अगर आप एक कटोरी दाल भी खा रहे हो तो दाल में भी वो पानी डला है ज्यादा, तो एक कटोरी दाल में लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपने मान लो 2-3 कटोरी भी दाल खा ली तो आपने मुश्किल से 9-10 ग्राम प्रोटीन लिया। 3 फल के यार रोटी खा ली, एक रोटी में लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन होगा, तो 6 ग्राम, मतलब 16 ग्राम ऑन एन एवरेज एक मील में आपको प्रोटीन मिलता है। ऐसे 3 मील्स ले लो तो भी मुश्किल से, मतलब ठीक है 40-45 ग्राम के आसपास पहुंचते हो। ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, 3-3 कटोरी, आप 9 कटोरी दाल तो खाते नहीं होगे। तो जनरली प्रोटीन ज्यादा मात्रा में नहीं होता। जनरली अगर जो लोग जैसे जिम जा रहे हैं तो वे वो प्रोटीन शेक पीते हैं या वो प्रोटीन लेते हैं तो उसमें भी वो यूज हो जाता है। लेकिन ज्यादा प्रोटीन होने पर सबसे पहला डैमेज किडनीज को होगा। कोई बताएगा क्यों? ज्यादा प्रोटीन से किडनी डैमेज से क्या लेना देना है? अपने शरीर में यूरिया बनता है, हम यूरिया निकालते हैं सुसु में। हाँ, तो सुसु में पर डे कितना सुसु निकालते हैं हम? 1 से 1.5 लीटर। उसमें कितना ग्राम यूरिया निकलता है? 25 से 30 ग्राम यूरिया निकलता है। और यूरिया बनता कैसे आपके बॉडी में? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। लिवर में प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में, उसके डीएमिनेशन से टॉक्सिक अमोनिया बनता है। हम अमोनिया को निकाल नहीं सकते क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इतना पानी अपने शरीर में है नहीं, पानी बचाना भी है, तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेस प्रोटीन डाइट होगा तो एक्सेस यूरिया, किस पे ज्यादा दबाव या किस पे प्रेशर ज्यादा आएगा? किडनीज पर। इसलिए एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक से सबसे पहले जिस ऑर्गन को डैमेज होता है वो किडनी से। कैंसर वैंसर का कोई लेना देना नहीं। कैंसर के तो जो हमको कॉजेज मालूम है, रेडिएशन से, केमिकल्स हैं, वायरसेस हैं, दूसरे बहुत सारे, मतलब, और केमिकल्स में भी वैरायटी है। मतलब सिगरेट स्मोक से लेकर एस्बेस्टॉस से लेकर विनाइल क्लोराइड, मतलब 50 तरह के। मतलब आज इसके अंदर भी जो इंक होगी वो भी कैंसरस है। ज्यादा से ज्यादा दूध पी लो तो भी कैंसरस है, क्योंकि दूध को हम पीते भी कैसे हैं? कितनी बार गर्म होता है दिन में दूध? सोचा आपने? 3 या 4 बार। किस टेम्परेचर पे आप गर्म कर रहे हो तो वैसे ही कार्सिनोजेनिक बन गया। हम मिल्क इज गुड बट द वे वी यूज मिल्क इज बैड, क्योंकि एक तो हमको पता नहीं वो कैसे निकाला गया है। वे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि, मतलब एक स्टेटमेंट है जिससे मैं एग्री नहीं करता, कि काउज गिव मिल्क। दैट इज नॉट ट्रू। काउज डोंट गिव मिल्क, यू टेक मिल्क फ्रॉम काउ। वो थोड़ी देने आई कि मैं दूध देने आई हूं, नहीं भाई, आप निकाल रहे हो उससे, फर्क है। अब आप उसको कैसे निकाल रहे हो, कितने इंजेक्शन उसको दिए हैं, उसमें कोई पस वस, कोई इंफेक्शन था या नहीं था, फिर ब्लीच कर देते हैं सफेद करने के चक्कर में, एडल्ट्रेट कर देते हैं, ब्लीच कर देते हैं, फिर वो घर तक पहुंचता है तो आप उसको कितनी बार गर्म कर रहे हो? सुबह कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, शाम को 3-3 बार गर्म कर रहे हो। एक बार तो समझ आता है, पास्चराइजेशन चाहिए कि कोई माइक्रोब्स या वायरस है वो मर जाए, लेकिन 3-3 बार गर्म करके पी रहे हो तो वैसे ही वो क्या हो गया? कार्सिनोजेनिक। फिर दुनिया में 30% पॉपुलेशन है लैक्टोज इनटॉलरेंट, उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं बनती तो वो लैक्टोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। और मिल्क में शुगर कौन सी है? लैक्टोज। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब, फैक्टर्स होते हैं। तो कार्सिनोजेनिक तो हर चीज है एक लेवल के बाद। ठीक है, चलो भाई, तो हम एंजाइम्स हम कर रहे थे और एंजाइम्स के हमने जनरल फीचर्स देखे थे। जनरल फीचर्स में अपन लास्ट देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में हमने पीएच देख लिया था, टेम्परेचर्स देख लिया था।
तो आज हम डालेंगे फिर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखना था, तो उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे एंजाइम काइनेटिक्स। तो आज का टॉपिक हम हेडिंग डाल देंगे एंजाइम काइनेटिक्स। अब एंजाइम काइनेटिक्स में आपको क्या क्या चीजें, उदाहरण के तौर पे ये मैंने एक एंजाइम का चित्र नहीं है, ये कार्टून है, ऐसी दिखती नहीं है, बट ये मैंने एक एंजाइम का कार्टून बना दिया और यहां पर मैंने एक केमिकल ले लिया। अब ये केमिकल एंजाइम से जुड़ेगा। कोई भी केमिकल या जो भी केमिकल एंजाइम से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जो एंजाइम से जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। और वो एंजाइम की जिस जगह पर जाके जुड़ेगा उस जगह को हम कहेंगे एक्टिव साइट, या उसे हम एक और नाम से जानेंगे कैटालिटिक साइट। तो दो टर्म्स है, एनी मॉलिक्यूल, एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल विच बाइंड्स टू एन एंजाइम, उसे क्या कहोगे? सबस्ट्रेट। और वो जिस क्षेत्र पे जाके जुड़ेगा उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? एक्टिव या कैटालिटिक साइट। तो इसका मतलब होगा क्या? मैंने यहां पर एंजाइम ले ली ई, एंजाइम किसके साथ या सबस्ट्रेट किसके साथ जुड़ेगा? एंजाइम के साथ। तो सबस्ट्रेट, पहला स्टेप क्या हो गया एंजाइम काइनेटिक्स में? सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा। अब हैंड इन ग्लव होता है, आप क्या करते हो जब आप ग्लव पहनते हो हाथ में? तो आपने सबसे पहले ग्लव को हाथ में डाला, फिर आप उसको अपनी उंगलियों के हिसाब से एडजस्ट करते हो ताकि वो परफेक्टली फिट हो सके। इसी तरह से एक बार सबस्ट्रेट जुड़ तो गया, लेकिन अब एंजाइम की एक्टिव साइट थोड़ा सा मॉडिफाई करेगी ताकि वो सबस्ट्रेट को बेहतर रूप से फिट कर सके। तोड़ना तो बात की बात है, पहले फिट तो हो जाए, ठीक है ना? मैं बैट तो पकड़ लूंगा, बैट तो बाद में पकड़ूंगा, पहले मेरा ग्लव तो एकदम सही तरह से फिट हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है एनसीईआरटी में? सबस्ट्रेट किससे बाइंड करता है? एंजाइम के एक्टिव साइट से। फिर एंजाइम्स के एक्टिव साइट में हल्के से मॉडिफिकेशंस होते हैं ताकि सबस्ट्रेट बेस्ट रूप से या बेहतर रूप से फिट हो सके। फिट होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। और एंजाइम का क्या होगा? कुछ नहीं, वो खुद रिएक्शन में यूज नहीं होगी। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करेंगे और आपके पास क्या बनाएगा? एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से बेहतर रूप से फिट होगी, उसके बाद सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ेगी और केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर उसको किसमें कन्वर्ट करेगी? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाएगा और एंजाइम विल बी अनयूज। हमने लिखा था एंजाइम खुद रिएक्शन में यूज नहीं होगी। अब ये तो ठीक है सर, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, वो फिट हुआ, फिट होने के बाद सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स तोड़े, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस सिस्टम को ग्राफ से समझूं, क्योंकि अब एनसीईआरटी में आपके पास क्या है? ग्राफ। और उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स का ग्राफ। ठीक है, लिख तो लेंगे अब अपन। अब एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स का ग्राफ किसके बीच में है? एस क्या हो गया? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एस हमारे पास हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं वी। वी को आप रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, एक ही बात है। और ये ग्राफ होता है इस तरह का, मतलब इस शेप को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सीधा सवाल आ जाए कि एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स का ग्राफ कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्या मतलब? देखो, इस ग्राफ को देखो, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ रही है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ रही है। कब तक? जब तक रिएक्शन रेट मैक्सिमम नहीं हो जाती।
मैंने एक नया टर्म यूज किया है वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। सबसेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रही है, सबसेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रही है। कब तक? जब तक रेट मैक्सिमम नहीं हो जाती। और जैसे ही रेट मैक्सिमम हो गई, अब आप कितना भी सबसेट बढ़ाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? शाबाश, परफेक्टली। मतलब इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझूं, ये मेरे पास एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट, और ये मेरे पास सबस्ट्रेट। क्या हुआ? सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ना चालू हुआ, ये सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा, एंजाइम ने कैटालिसिस किया, फिर सबस्ट्रेट जुड़ा, फिर रेट बढ़ी, फिर सबस्ट्रेट जुड़ा, रेट बढ़ रही है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ रहा है, और जैसे जैसे वो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ रहा है, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है तो रिएक्शन की रेट बढ़ रही है। कब तक? जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट्स कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती। अब एंजाइम की एक्टिव साइट मैंने क्या कर दिया? कंप्लीटली फिल्ड। जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से कंप्लीटली फिल्ड हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ, अब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो, वो एंजाइम से जुड़ नहीं सकती, क्योंकि एंजाइम सैचुरेट हो चुकी है। एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर अब सबस्ट्रेट के जुड़ने की जगह ही नहीं है, तो वी मैक्स होने के बाद रिएक्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने दो चीजें देखी। हमने ये देखा पहले सबस्ट्रेट क्या है जो एंजाइम से जुड़ता है, किस जगह जाके जुड़ता है? एक्टिव या कैटालिटिक साइट, पहली सिस्टम। फिर अपन ने देखा कि एंजाइम सिस्टम है कैसा? सबस्ट्रेट जुड़ेगा, बेहतर रूप से फिट होगा, केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस पूरे सिस्टम को अपन ने ग्राफ से समझ लिया कि भाई जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट भरेंगी, रेट बढ़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट्स कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती। कंप्लीटली फिल होते ही रेट ऑफ रिएक्शन हो गया मैक्सिमम, और उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट आप बढ़ा लो, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस ग्राफ को एक इक्वेशन से भी समझते हैं, तीसरी चीज, और वो इक्वेशन दो साइंटिस्ट ने दी है, माइकलस गुड मॉर्निंग। यार मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं आजकल। हाँ, कल आप थे नहीं। ओह नो। अब बैठो 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 बैठो, मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं जल्दी आ जाता हूं आजकल। माइकलस मेंटेन इक्वेशन। अब माइकलस और मेंटेन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे ग्राफ के वर्जन को, इस पूरे ग्राफ को समझाने के लिए किसने इक्वेशन दी? माइकलस मेंटेन ने। अब वो इक्वेशन क्या है? ध्यान से, V बराबर V मैक्स। हाँ, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक भी हो तो क्या उखाड़ लेंगे। V बराबर V मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S। ये कौन सी इक्वेशन है? माइकलस मेंटेन इक्वेशन। इसमें V क्या है? नहीं, V कहां पे मैक्सिमम हो गया? V मैक्सिमम अलग है। हाँ, V है हमारे पास सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, V मैक्स मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। S हमको पता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। नई एक चीज आई है हमारे पास इस इक्वेशन में, Km। Km इज माइकलस मेंटेन कांस्टेंट। इस इक्वेशन में हमारे पास नई चीज क्या आई है? Km माइकलस मेंटेन कांस्टेंट। अब ये क्या है? क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी ने सिर्फ ग्राफ में किया है, लेकिन किया है
कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू बदलती रहे। इसका मतलब Km अगर एक कांस्टेंट है तो इन साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू को फिक्स किया होगा। अब माइकलस और मेंटन ने क्या किया, Km की वैल्यू फिक्स कर दी। अब क्या, माइकलस और मेंटन ने कहा कि Km की वैल्यू किसके फिक्स कर देते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जैसे। हमने Km की वैल्यू किस में फिक्स कर दी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और उन्होंने कहा Km की वैल्यू वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की है जिस पर एंजाइम के आधे एक्टिव साइट भर जाते हो। वापस, Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर एंजाइम के आधे एक्टिव साइट भर जाते हो। इसका मतलब अगर एंजाइम की एक्टिव साइट को कंप्लीटली भरने के लिए 1,00,000 सबस्ट्रेट चाहिए तो Km की वैल्यू कितनी हो गई? अगर 1,00,000 सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट्स को कंप्लीटली भरते हैं तो Km की वैल्यू 50K। तो Km क्या हो गया, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर एंजाइम के आधे एक्टिव साइट्स भरे हों। तो अब देखो, जब एंजाइम के एक्टिव साइट्स पूरे भर जाते हैं, अपन ने अभी देखा जब एंजाइम की एक्टिव साइट कंप्लीटली फिल हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, मैक्सिमम। शाबाश। तो इसका मतलब अगर एंजाइम के एक्टिव साइट्स आधे भरे हों, आए शाबाश, तो रिएक्शन रेट मैक्सिमम की आधी। जब एंजाइम के एक्टिव साइट्स पूरे भर गए थे तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम थी। तो अगर साइट आधी भरी है मैक्स, तो अब इस ग्राफ में क्या चालू मैं चेंज, अगर यहां पर मैं Km लिखूं तो Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर एंजाइम के आधे एक्टिव साइट भरे हैं, मतलब रिएक्शन रेट Vmax बाय 2। ठीक है ना, जब किताबें पढ़ोगे ना तो ये समझ ही नहीं आती चीजें, क्योंकि उसमें आम चीजें होती हैं। सिंपल। तो Km के रिस्पेक्ट से आपको दो चीजें याद रखनी है। Km किसके बराबर है, सबस्ट्रेट। Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर एंजाइम के आधे एक्टिव साइट्स भर गए हैं। इसका मतलब Km सबस्ट्रेट की वो भी कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। हाफ किसकी, गधे की घोड़े की, मैक्सिमम की। तो Km is that substrate concentration at which half of enzymes active sites are filled, या Km is also that substrate concentration at which reaction rate becomes half of maximum। इतना क्लियर है सबको? आओ लिखेंगे, पहले फिर सवाल करेंगे। हेडिंग डालेंगे एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स में पहला हम डिफाइन करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट लिखें, एनी केमिकल कंपाउंड which binds to the enzyme। Any chemical compound which binds to an enzyme, सबस्ट्रेट हो गया। फिर नेक्स्ट एक्टिव या कैटालिटिक साइट। एक्टिव या कैटालिटिक साइट। एसी ऑन करना है बंद रखूं, बंद ही रहने दो। एक्टिव या कैटालिटिक साइट, it is that site on an enzyme, it is that site on an enzyme to which the substrate binds, it is that site on an enzyme
on an enzyme to which the substrate binds. That site on an enzyme to which the substrate binds. फिर लिखेंगे steps in enzyme kinetics. Steps in enzyme kinetics. ये बना लो आप, E plus S, ES complex और E plus P, ये बना लो, फिर हम लिखेंगे steps. वापस करो, वापस करो. वापस एक बार. आपने कॉन्वर्सेशन देखी आपने? ये एनिमल बिहेवियर है, साउंड से भी वार्तालाप की जा सकती है, ध्वनि से. बट जानवर और इंसानों में फर्क क्या है? एक जानवर को दूसरे जानवर से केला चाहिए नहीं. इफ अ मंकी वॉन्ट्स अ बनाना फ्रॉम अनदर मंकी, व्हाट विल ही डू? तीन चीजें. आइदर he'll ask for it, बहुत सिंपल है. मांगेगा, मना कर देगा. दूसरा, छीनने की कोशिश करेगा, जो बेटर होगा, जो कंपीट बेटर कर पाएगा वो ले पाएगा. या बार्टर सिस्टम, वो बोलेगा मेरे पास सेब है. हाँ, मतलब एनिमल बिहेवियर है, वो सेब देगा. एक इंसान को दूसरे इंसान से केला चाहिए तो कहानी, देख तू केला दे, नहीं तो भगवान देख रहा है, अच्छा काम कर. कहानी मिला है, कहानी भगवान के नाम से डराएगा. हाँ, तो ये लिखा खैर. तो स्टेप्स इन एंजाइम काइनेटिक्स में पहला, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एन एंजाइम्स एक्टिव साइट. ये आपके हाथ में गुलेल ही रखो ना आप. जिस तरह से आप चश्मा घुमाते हैं, गुलेल घुमाओ आप. ये तो बेचारा दिखाता है आपको. कितना नंबर है? 0.5. ये कितने हैं? नहीं दिख रहा. चश्मा पहनो. अरे पहनो, मैं कह रहा हूं नहीं दिख रहा. ये कितने? 2. मैं कह रहा हूं चश्मे पहन के रखो आप. अब तो नहीं दिख रहा है कितने? मैंने कहा अब वो चश्मा पहनने पे दिखेगा आपको. The substrate binds to the enzyme's active site. फिर next, the active site undergoes a change. The active site undergoes a change so as to bind the substrate more effectively. The active site of an enzyme, yeah, the active site undergoes a change so as to bind the substrate more effectively. So as to bind the substrate more effectively. फिर तीसरा, the enzyme breaks the chemical bonds of the substrate. The enzyme breaks the chemical bonds of the substrate. The enzyme breaks the chemical bonds of the substrate and converts it into product.
and converts it into product. और आखिरी चौथा, the product is released, the product is released and the enzyme remains unused. The product is released and the enzyme remains unused. ठीक है, अब आप ये ग्राफ बना लो, एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स ग्राफ, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. हाँ, एंजाइम मतलब आप सिग्निफिकेंस पूछ रहे हो या क्यों यूज नहीं होती है ये पूछ रहे हो? क्यों यूज नहीं होती है? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है. और क्यों यूज नहीं होती है? ये सिस्टम के लिए बहुत एफिशिएंट है. अगर हर बार एंजाइम यूज होने लग जाएगी तो कितना एनर्जी लगेगी हर बार एंजाइम को बनाने के लिए? आप सोचो, आपके शरीर में, मतलब हम कहते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घोलना हो तो वो शरीर के बाहर तो अपने आप हो जाती है. शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम. आपके शरीर में हर एक रिएक्शन को हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम का होना जरूरी है. तो हर एंजाइम अगर हर रिएक्शन में यूज हो पाती तो सोचो वो रिएक्शन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वापस नहीं बनेगी. तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस इतना स्लो डाउन हो जाता कि आप दिनचर्या के काम नहीं कर पाओ. बरसात आएगी कि नहीं आएगी आज? नहीं आएगी आज. ओ नो, पापी लोग. हाँ, अपन यहाँ बारिश, पाप जहां पे पाप ज्यादा होता है वहां बरसात ही नहीं आती है ना. बहुत आधे पाप तो इस कक्षा में ही है. सबसे बड़ा पापी. इतने दिन तो नहीं आई. शनिवार को आए, तो शनिवार को आए. अशोक गहलोत जी दिल्ली गए तो बरसात आई थी. अच्छा, ओह, इतना गुस्सा. अच्छा, कोई काम के नहीं है भैया. काम तो आप हाँ, बरसात में तो फिर फुटबॉल खेल सकते हैं. बना लिया ग्राफ? एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स वाला ग्राफ बना लिया. हाँ, तो पहला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, द एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स ग्राफ, ईएस ग्राफ. द एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स ग्राफ is a rectangular hyperbola. Is a rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और ये इक्वेशन बनाओ माइकलिस मेंटेन की. V rate of reaction, V max maximum rate of reaction, S substrate concentration, Km Michaelis Menten constant. वही मतलब बने हुए रहते हैं. इनएक्ट, जैसे काफी प्रोटीन जो प्रोटेलिटिक एंजाइम्स होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है और एक्टिव हो जाती हैं. अब बाकी आप सोचो, ग्लाइकोलिसिस की सारी एंजाइम्स बनी हुई रहेंगी. हाँ, नहीं, तो ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम्स कम करते हैं ना बेटा, हार्मोन्स करते हैं. एंजाइम्स का सिक्रीट कुछ ही, जनरली एंजाइम सिक्रीट बहुत रेयरली होती हैं.
बाकी अंदर ही रहती हैं, या तो स्टोर्ड फॉर्म में रहती हैं या बनती भी रहती हैं, दोनों ऑप्शन। मतलब कुछ एंजाइम्स आर इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहती हैं, कुछ एंजाइम्स बनती रहती हैं, वापस टूट जाती होंगी तो वापस बन जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं तो नहीं बनती होगी। कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस, क्या सिस्टम है यार। ये लिख लिया। अब लिखेंगे केएम की डेफिनेशन। केएम, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as that substrate concentration, it is defined as that substrate concentration at which half of enzymes active sites are filled. It is defined as that substrate concentration at which half of enzymes active sites are filled. Half of enzymes active sites are filled. Next point. It is also defined as that substrate concentration, it is also defined as that substrate concentration at which the reaction rate becomes half of maximum. At which the reaction rate becomes half of maximum. Reaction rate becomes half of maximum. सही, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम है, इसलिए अपन ने ग्राफ में यहां पर Km लिखा और यहां पर Vmax/2। अब मेरा सवाल है, क्योंकि अब अपन ने Km पढ़ लिया है सिस्टम, तो अब मैंने आपसे कहा मेरे पास दो एंजाइम सिस्टम है, मैंने यहां पे ले ली एक एंजाइम X, यहां पर मैंने ले ली एक एंजाइम Y। ठीक है, एंजाइम X का Km वैल्यू मैंने कहा 30 है और एंजाइम Y का मैंने कहा Km वैल्यू 90 है। एंजाइम X का Km वैल्यू 30, एंजाइम Y का Km वैल्यू 90। कौन सा एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है या किसका कैटालिसिस बेटर होगा और क्यों? Y। क्यों? एक्टिव साइट ज्यादा है। X या Y? कोशिश तो करो यार, क्या गलत ही होगा? हाँ, आपने बोला Y क्योंकि एक्टिव साइट ज्यादा, 30 वाला क्यों? X वाला क्यों? जल्दी कर देगा। मेरे को नहीं, मैंने ये क्वेश्चन है, एंजाइम X का Km वैल्यू 30 है, एंजाइम Y का Km वैल्यू 90 है, और इस Km की वैल्यू के बेसिस पे आप बता पाओगे कि कौन सी एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, ये पूछा है मैंने। मैं सिर्फ ये देखो अप्रोच तो हम हर क्वेश्चन को अप्रोच भी करना आएंगे। अब बताओ फिर भी आपका क्या कह रहा है? कोशिश तो सब करो यार। हाँ, रेट मतलब हाँ, कौन सी एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, बेटर है? Y। X क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, जल्दी जाएगी। Y क्यों? किसके? रेट से। और बाकी X या Y? सबसे पहले देखो, X Y बात की बात है। सबसे पहले है ना, जब आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे ना, जैसे केस स्टडीज अपन करते हैं, तो आपको यह मालूम है कि हमको आंसर निकालना है, वो किसके रिस्पेक्ट से निकालना है। ठीक है ना भाई, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन सही करना और गलत करना वो बात की बात है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं अप्रोच कैसे लूंगा। तो अप्रोच तो Km के बेसिस पर है।
अपन ने दो डेफिनेशन लिखी केएम की, कहीं पर भी टाइम की बात की? आप समझ रहे हो अप्रोच अपन कब कब गलत होते हैं कब सही होते हैं, वो सब सेकेंडरी है। आप ये सोचो केएम का रिस्पेक्ट टाइम से अपन ने कहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो अगर हम सोच रहे हैं तेज धीरे, टाइम कम टाइम ज्यादा, कहीं हमने टाइम की तो बात ही नहीं की। हमने केएम को शाबाश किससे रिलेट किया है? सबस्ट्रेट से। तो पहला अप्रोच आपकी है कि मेरे को जो भी सिस्टम है केएम मेरे को यह बता रहा है सबस्ट्रेट के बारे में। और क्या बता रहा है? केएम हमको यह बता रहा है कि सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट की वैल्यू जिस पर एंजाइम की आधी एक्टिव साइट भर जाती है। तो यहां पर केएम 30 का मतलब क्या है? सुनो, यहां पर केएम 30 का मतलब है कि एंजाइम की आधी एक्टिव साइट को भरने के लिए 30 सबस्ट्रेट चाहिए। सेम सबस्ट्रेट है, डिफरेंट सबस्ट्रेट है, हाउ डज इट मैटर? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? केएम की वैल्यू 30 दे रखी है, इसका मतलब उस एंजाइम एक्स की आधी एक्टिव साइट भरने के लिए 30 सबस्ट्रेट चाहिए। अब वो सबस्ट्रेट सेम है डिफरेंट है, मेरे को क्या करना? इसमें केएम की वैल्यू 90 है, इसका मतलब इस एंजाइम की भी आधी एक्टिव साइट भरने के लिए 90 सबस्ट्रेट चाहिए। अब एक सिंपल कॉमन एग्जांपल, मैं मार्केट में गया और मार्केट में दो फेविक्विक की शीशियां लेकर आया, दो अलग अलग ब्रांड की, एक एक्स और एक वाई। लाया मैं फेविक्विक, मेरे को ऐसे है ना एक दीवार पर वॉलपेपर चिपकाना है, तो मेरे को वॉलपेपर दीवार पे चिपकाने के लिए 30 फेविक्विक की बूंदे मैंने इस्तेमाल की और वो चिपक गया। और दूसरा जो वाई फेविक्विक था उसमें वॉलपेपर को चिपकाने के लिए 90 बूंदे लगी। तो कौन सा बेटर था? 30 वाला बेटर था। वही लॉजिक यहां पर 30 सब काम तो दोनों में आधी एक्टिव साइट ही भरनी है। इसमें आधी एक्टिव साइट भरने के लिए 90 सबस्ट्रेट चाहिए, इसमें आधी एक्टिव साइट भरने के लिए 30 सबस्ट्रेट में काम हो रहा है। तो ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम कौन सा हुआ? 30 वाला। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद अपन, ठीक है अब सवाल करना है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको अब आप क्या कर लोगे। अब तो आप अप्रोच निकाल लोगे कि भाई ठीक है आप फॉर्मूला बता दिया तो बना लिया, मतलब अपन ने, ऐसा है नहीं कहीं। केएम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी या कैटालिसिस। मतलब जितना केएम की वैल्यू ज्यादा है उतना एफिनिटी कम होगी, और जितनी एफिनिटी कम है उतना केएम की वैल्यू ज्यादा रहेगी। क्योंकि जितना कम केएम है इसका मतलब, अब दो चीजें, इसका मतलब उतना कम सबस्ट्रेट चाहिए आधी एक्टिव साइट भरने के लिए। मतलब अब आप कह सकते हो कम सबस्ट्रेट पर ही Vmax/2 जल्दी अटेन हो जाएगा। मतलब 30 सबस्ट्रेट पर Vmax/2 आ गया, वहां पर Vmax/2 के लिए 90 सबस्ट्रेट चाहिए। टाइम बाउंड नहीं है, सबस्ट्रेट बाउंड है कि भाई कम सबस्ट्रेट पे वही काम हो रहा है, ज्यादा सबस्ट्रेट पे वही काम हो रहा है। तो बेटर कौन सा होगा? जो कम सबस्ट्रेट पर होगा। तो Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी या कैटालिसिस। क्वेश्चन में मतलब अब आपको मालूम चल गया, ये लिख लो पहले। हाँ कौन सा फॉर्मूला? और ये थोड़ी लिखना है कुछ, ये तो अपन ने ये तो लिख दिया ना यहां पे, यहां पर फिर अपन ने ये लिख दिया ना ग्राफ में, फिर क्यों लिखेंगे अपन वापस? अभी एक सवाल करेंगे और अच्छा, अभी तो आप ये बना लो। ठीक है, अब एक करें क्वेश्चन, करोगे? आओ।
क्वेश्चन है एट विच एस मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी 25% ऑफ वी मैक्स। ये इक्वेशन है, मैंने वापस लिख दी, करो। क्योंकि जब मैं करूंगा ना तो बोलेगा हले इतना आसान था क्या। सिर्फ शुरू का इनर्शिया दूर करना है। वापस पढ़ो एक बार। थर्ड किसका आया, कैसे आया, दिखाओ, सॉल्व किया हुआ। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर इसका थर्ड। कैसे कैसे आया? इधर देखो आप, इक्वेशन है v बराबर v मैक्स s अपॉन के एम प्लस एस, ठीक है ना। अब आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है s, और ऑप्शन देखो s को किसके रिस्पेक्ट से निकालना है, के एम के रिस्पेक्ट से। मतलब आपको ये जो s है, अरे यार ठीक है ना, ऐसा क्या है, s आपको किसके रिस्पेक्ट से निकालना है, के एम के रिस्पेक्ट से निकालना है। और v मैक्स क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दे रखा है v बराबर 25% ऑफ v मैक्स। तो मैं v बराबर 1/4 v मैक्स नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं। तो मैं v की जगह 1/4 v मैक्स डाल दूं, तो ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच। v/4 v मैक्स बराबर v मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस 1/4 एस के एम प्लस एस क्रॉस मल्टीप्लाई 4s बराबर के एम प्लस एस 3s बराबर के एम एस। क्या आ गया, कुछ नहीं करना था। अगर आप डायरेक्टली कर रहे थे तो कितने, अगर कोई दो वेरिएबल्स हो और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप ओरल कर लोगे। इस इक्वेशन में कितनी सारी चीजें हैं, 1 2 3 4, उसमें से 2 तो ऑप्शन में दे ही रखा है, बाकी 2 के बारे में क्वेश्चन में दे रखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन वी मैक्स का कितना परसेंट है। बस मैंने सिर्फ v बराबर 1/4 वी मैक्स डाला और कुछ नहीं किया। अब क्लियर। अच्छा क्वेश्चन, मैं गुस्सा मत करो। सुबह सुबह झगड़ा कर लिया आपने, चुप हो जाके ऐसा बोल रहे हो। वो कुछ बोले ही नहीं बेचारे। उनकी तो आवाज 2021 में निकली थी आखिरी, 2022 में बोले आप। हाँ
ठीक है, ये लो आगे, फिर तो सीधा आंसर आता ना 50% में, तो फिर आपको करना ही क्या जरूरत है, तो आपको पता ही है, आप वो भी डालोगे तो भी आंसर वही आएगा आपके पास, पर आपको पता है 50% पर तो एस और के एम बराबर हो जाएंगे। ये आपकी है, इतनी दूर क्यों रखी है आपने? आई। और वो ब्लू वाली तो आप प्यासे रहते हो? नहीं, आप दोनों एक कैसे ला सकते हो? एक जना एक लाता होगा। हाँ, मतलब आप दोनों के लिए एक लेकर आते हो, आप दोनों एक लेकर आते हो, कैसे सही है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ना, हम दोनों एक लेकर आते हैं। बॉटल, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स वाला क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपन ने देख लिया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को अपन ने किस वेरिएबल के हिसाब से देखा है? Km के हिसाब से। अब हेडिंग डालेंगे यहां पर एंजाइम क्लासिफिकेशन। हां, अब एंजाइम्स को अपन कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? 6। किसको मालूम है? 1 कौन सी है? शाबाश। सेकंड, थर्ड ना, थर्ड पहली हो गई ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, दूसरी हो गई ट्रांसफरेसेस, तीसरी हाइड्रोलेसेस, शाबाश। फोर्थ लाइसेस, फिफ्थ ऑक्सीडोरेटेस तो हो गया, फिफ्थ लाइसेस, ओहो मैंने बोला इसलिए, फोर्थ भी लाइसेस, फिफ्थ भी लाइसेस, आइसोमरेसेस, और सिक्स्थ नहीं, लाइगेसेस। अब बहुत सारी एंजाइम्स नहीं भी आई इसमें, नहीं लगता आपको? जैसे हम पढ़ते हैं डी कार्बोक्सिलेसेस, पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेस, तो ये डी कार्बोक्सिलेस किस कैटेगरी में आएगी? पॉलीमरेजेस किस कैटेगरी में आएगी? चलो, पॉलीमरेजेस तो बहुत पड़ी है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये 6 एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में किस में आएगी? शाबाश, गुड, जोड़ रही है, वेरी गुड। ये रिडक्टेसेस किस में आएंगी? ठीक, ये सारी आपकी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, अमाइलेसेस, हाइड्रोलेसेस, वेरी गुड। डी कार्बोक्सिलेसेस नहीं बताया आपने, वो तो अच्छा, डी कार्बोक्सिले, हाँ अच्छा, सोच भाई, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडोरेटेड एसिड हो गई। जहां कहीं भी केमिकल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफरेसेस हो गई। जैसे ट्रांस एमिनेसेस हैं, वो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करती हैं। काइनेसेस होती हैं, हेक्सो फॉस्फोफ्रक्टो काइनेसेस, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करती हैं, काइनेसेस। सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलेसेस। ये लाइसेस क्या होती हैं? ग्रुप रिमूव करती हैं। तो बिना वाटर को यूज कर देखेंगे, बिना वाटर को या तो बॉन्ड तोड़ देती हैं, या ग्रुप को रिमूव कर देती हैं, हटा देती हैं, या तोड़ देती हैं विदाउट यूजिंग वाटर। तो डी कार्बोक्सिलेस, डी कार्बोक्सिलेस CO2 हटा रही है, तो किस में आएगी? लाइसेस।
आइसोमरेजेस तो आसान है, जितने भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन से उसको कैटलाइज करेगी। और बॉन्ड जोड़ने वाली लाइगेसेस, बॉन्ड जोड़ने वाली एंजाइम कौन सी होगी? लाइगेसेस, है ना। तो ये तो नेक्स्ट मतलब ये तो सिर्फ अपने एक ब्रॉड आइडिया दिया है, बट हम लोग ये क्लासिफिकेशन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। संडे के टेस्ट में मैंने बोल दिया प्रोटीन्स और मतलब अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स आपके टेस्ट में आएगा। एंजाइम्स पूरा हुआ ही नहीं अपना, एंजाइम्स अपना पूरा कहां हुआ? एंजाइम अपने आधा किया है टेस्ट में। उसमें क्या लिखा हुआ है? गलवा दूंगा मैं सवाल, अगर बना नहीं होगा मैं बात करता हूं अभी। चलो बाकी नेक्स्ट में करेंगे।